हेलो वेलकम टू एसएस कॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अलजेब्रा। देखो अलजेब्रास क्या होते हैं। अलजेब्रास यूँ समझ लो एक तरह की फॉर्म, एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल्स मिलेंगे, उसमें हो सकता है आपको वेरिएबल्स मिले, उसमें आपको कॉन्स्टेंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और उनके अंदर मैथमेटिक्स के लगभग सारे ऑपरेशन एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपने एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, डिवाइड ले लो, हर चीज़। तो थोड़ा सा सीखते हैं अलजेब्रास क्या होता है इस वीडियो में, फिर देखते हैं अगले वीडियो में हो सका तो आपकी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा अलजेब्रास के बारे में जानते हैं कि अलजेब्रास होते क्या हैं। देखो सबसे पहले अपना डालते चैप्टर की हेडिंग जो है अपना अलजेब्रा, और चैप्टर नंबर है ये आपका 8। देखो आपने कभी देखा होगा ना, ऐसा इक्वेशन आपको मिलती होगी x + 10 है ना, 7x + 13, ये सब जो टर्म्स है ना इनको अपन अलजेब्रा बोलते हैं। इनको अलजेब्रा क्यों बोलते हैं? देखो क्योंकि इस अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अलावा आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ भी दी होती है। ऐसा हो सकता है 10a + 5b। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो दी हुई, न्यूमेरिकल मतलब नंबर 1 2 3 4 5 50 17 18 28 19, जो भी नंबर्स आपको दिए होंगे, साथ में आपको एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दी होती है। कभी कभार इसकी वैल्यू भी दी होती है कि ये b = 5 दे देगा आपको, कभी होता है आपको नहीं दी होती, वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो ऐसी जो टर्म्स होती है ना जिनके अंदर आपको अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों दी हुई हो और दोनों के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, प्लस हो सकता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी, तो वो जो टर्म कहलाती है ना उसको अपन अलजेब्रा बोलते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही पढ़ेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अलजेब्रा की आपने बात की तो वो मैथमेटिकल टर्म्स जिनमें आपको न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों वैल्यूज़ मिलती है उसको अपन अलजेब्रा कहते हैं। सिंपल सी अगर अपन लैंग्वेज में इसको समझें। अब थोड़ी सी बात करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस की। देखो अब बात कर ली कि अलजेब्रा ये होता है तो इनमें एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। देखो कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस की अपन। ये क्या होता है अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एडिशन की। देखो एडिशन में क्या है, मान लो मैं आपको कोई दो टर्म देता हूँ, 10 + 3x, ठीक है ना, + 14 + 2x। अब क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना वो आपस में ऐड हो जाती हैं, 24 हो जाएगा, 10 + 14 24, और जो ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती है ना ये आपस में ऐड हो जाती है, यानी 3x + 2x 5 और x का x। देखो इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है, एडिशन होता है सब, ठीक है। अब देखो एडिशन का भी कुछ क्या है कि जो ये होती है ना अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़, ये आपस में ऐड होगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपस में ऐड होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में ऐड हो जाए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो किसी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू के साथ में ऐड हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। या तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ऐड होगी, नहीं तो उसको देखो जैसे इस टर्म के अंदर है ना 10 + 3x, तो देखो 10 तो पूरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये ऐड हो रही है, पर वैसे ऐड नहीं हो रही कि इसको अपन ने 10 + 2 3x 13x कर दिया, ऐसा नहीं किया ना, ये 10 + 3x ही छोड़ा अपन ने। यानी ऐड या तो होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे ही देखो अब सब्ट्रैक्शन की अगर अपन बात करें इसमें, अगर अपन इसमें सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 14 - 13 होगा, और देखो प्लस का 4x प्लस माइनस का x, यानी क्या होगा 1 + 3x। यानी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम चीज़ होगी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी, और जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी। इसमें भी सेम वही चीज़ होगी, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई की अगर बात करें ना, तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा एक नई चीज़ सीखेंगे अपन अभी इसके अंदर। देखो मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रास बोले, मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो देखो जैसे मान लो मैं आपको कह देता हूँ कि भाई 5 × x, 5 × x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। मल्टीप्लाई के अंदर ऐसा हो सकता है कि 5 × x 5x, ठीक है। अगर मैं कह दूँ दो एल्जेब्रिक नंबर्स हैं,
x इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। ए बी भी हो सकता है, ए इंटू बी, तो भी क्या हो जाएगा ए बी। कुछ भी अगर मैं आपको दे दूँ g इंटू एच, तो क्या हो जाएगा जी एच। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आपस में, ये न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, और दोनों अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे एक चीज़ और सीखते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। याद है ना अपने, आप बहुत पहले पढ़ी थी, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी। तो देखो क्या होता है, क्या मान लो कोई भी दो अल्फाबेटिकल, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहे हैं, इसमें कुछ एक और चीज़ सीख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, देखो मान लो जैसे x और y है, x और y है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y x भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो मैं 10 इंटू 5 करूँ तो भी 50 आता है, और मैं 5 इंटू 10 करूँ तो भी 50 आता है। आंसर तो सेम ही आता है ना। तो वैसे ही अगर मैं x इंटू वाई करूँ चाहे y इंटू एक्स करूँ, आंसर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के अंदर देखो, अगर मैं x y z है, x मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ब्रैकेट का कोई साइन नहीं है, x इंटू वाई जेड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखो मान लो ब्रैकेट के अंदर 10 इंटू 3 है और बाहर में 4 है, x की वैल्यू क्या होगी 4 मान लेते हैं, y की वैल्यू होगी 10 और z की वैल्यू होगी 3। तो देखो अब मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग 4 10 इंटू 3 क्या हो गया 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 भी क्या आएगा 120। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको आपस में कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज जो है अलजेब्रा के अंदर, अगर आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही की वो वैल्यू मिलती है। कैसे, तो बताओ मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 ही मिलेगा, तो आप क्या कहोगे सर अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे a मिलेगा, तो आपको सर 1 से मल्टीप्लाई करो a को तो a ही मिलेगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है मेरा कि जो ये जो 1 होता है ना 1, ये क्या कहलाता है आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी क्या कहलाता है, आइडेंटिटी किसमें कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है 1 और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है 0। आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही की वो वैल्यू मिले आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब है फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की अगर बात करें, आप चाहे जीरो को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आके जीरो में मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर हमेशा जीरो होता है। फिर से समझो कि कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आके जीरो में मल्टीप्लाई हो या जीरो, ठीक है ना, सॉरी, कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आके जीरो में मल्टीप्लाई हो या जीरो से कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे मल्टीप्लाई हो चाहे ये इससे मल्टीप्लाई हो, आंसर हमेशा जीरो रहेगा उसका। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब एक प्रॉपर्टी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो इसी के अंदर है, फिफ्थ पार्ट है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होगी मल्टीप्लिकेशन की। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर लेते हैं। देखो ऐसी प्रॉपर्टीज़ एडिशन में भी थी अलजेब्रा के, पर मतलब नहीं होगी वो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको एडिशन के अंदर आएगी भी नहीं, जब आपको क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको वो समझ में आ जाएगी उसी वक्त, इसलिए मैंने आपको नहीं करे, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कराया। तो मान लो ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना एक्स वाई प्लस जेड लिखता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, एक्स को जेड से मल्टीप्लाई किया एक्स जेड, ठीक है ना। मैं ये हो चाहे ये हो, ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस एक्स को z से मल्टीप्लाई किया एक्स जेड। ये देखो आ गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको कैसे कर रहे हो। आप इन दोनों को ऐड करके भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी यही आंसर आता। इन दोनों को जैसे मैं आपको उसको करने का तरीका बताता हूँ। देखो x को मान लेते हैं 4, y को मान लो 10, z को मान लो 3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग किया, x की जगह पे लिख दिया मैंने 4, y की जगह लिख दिया 10, z की जगह लिख दिया मैंने 3। तो देखो 10 प्लस 3 क्या हो गया 13 और ये क्या हो गया 4, 13 4 जा 52, आगे 13 4 जा 52। अब मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूँ, तो देखो x इंटू वाई यानी 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस x इंटू जेड, x क्या है 4, z क्या है 3, 4 इंटू 3।
क्या आ गया 40 प्लस 4 3 12, 40 प्लस 12 52 आ रहा है ना, सेम आ रहा है। देखो ये भी 52 आ रहा है और ये भी 52 आ रहा है, यानी चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन के अंदर अप्लाई होगी, आप करके देख लेना वाली, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ऐसी है कि जब आपको इस फॉर्म में होना तो आप क्या कर सकते हो, x को पहले y से मल्टीप्लाई करो, x को फिर z से मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसा कर दो, ठीक है। ये तो बात हुई यहाँ पे आपके मल्टीप्लिकेशन की। अब चलते थोड़ा सा डिवाइड के ऊपर। देखो इस वीडियो के अंदर अपन अपना मेन फोकस क्या रहेगा कि अपन थोड़ा अलजेब्रास के बेसिक को समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी और बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अलजेब्रा सबसे अच्छा टॉपिक लगता है मेरे को मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं सॉल्व करने में, मज़ा आता है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि x इज डिवाइडेड बाय y, x इज डिवाइडेड बाय y यानी x को y डिवाइड कर रहा है, x को y डिवाइड कर रहा है, यानी x को डिवाइड कर रहा है कौन, y। इसका मतलब क्या हुआ, y x को कौन डिवाइड कर रहा है, y। इस सेंटेंस का ये भी मतलब निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या इस सेंटेंस के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ही अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मान लो मैं लिखता हूं 8 इज डिवाइडेड बाय b, 8 को कौन डिवाइड कर रहा है, b, तो इसका मतलब क्या हुआ, b डिवाइड कर रहा है 8 को डिवाइड हो रहा है b से, या फिर 8 डिवाइड हो रहा है b से। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब समझाने का तरीका कि जब आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ मिले ना तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसको समझाने का तरीका है। अगर ऐसा लिखो, अब मान लो यहाँ पे 8 की जगह b लिखा होता और b की जगह 8 लिखा होता तो क्या हो जाता, बिल्कुल उल्टा हो जाता। b इज डिवाइडेड बाय 8 यानी b डिवाइड हो रहा है 8 से। बस इतनी सी चीज़ है ये, ठीक है। तो डिवीजन की बात है, और डिवीजन कैसे होगा सर इसके अंदर, डिवीजन तब होगा जब आपके पास में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, अगर अल्फ़ाबेटिकल जो है आपको दिया हुआ है अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, अगर आपको उसकी वैल्यू पता है तो आप डिवाइड कर पाएंगे आराम से उसको, उसकी वैल्यू रख के इक्वेशन को सॉल्व करके। और नहीं पता है तो जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक आप उसको करके छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसा करा जाता है, उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की थोड़ा बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या। देखो तो उससे पहले दो चीज़ें समझते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। अब जनरली मैं आपको एक इंग्लिश पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ कि इस कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी कांस्टेंट वो जो कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट वो जो कभी चेंज नहीं होता, यानी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं आपको कह दूं कि यार कोई कांस्टेंट नंबर बताओ तो आपको कि सर सारे नंबर कांस्टेंट है। कैसे, 2 की कभी वैल्यू चेंज हुई क्या आज तक, 2 पहले भी 2 था, आज भी 2 और आगे भी 2 ही रहेगा। 2 का मतलब 1 + 1 वो 2 है। अगर मैं आपको कहूँ 5 तो 5 कांस्टेंट है, 5 का मतलब 5 ही होता है, 5 का मतलब कहीं पे भी 6 नहीं होता, 5 का मतलब 5 है, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप बोलोगे ना 5 तो आपको 5 ही देगा, वो आपको 10 नहीं देगा। यानी ये वो चीज़ें जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमेशा क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। और इसीलिए अलजेब्रा में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, अलजेब्रा में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बोला जाता है कांस्टेंट। फिर वेरिएबल किसको बोलते हैं। अब देखो अलजेब्रास के अंदर 2 ही तो चीज़ें होती है, या तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी या आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ मिलेगी आपको। तो जो वेरिएबल किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म में होगी ना, या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर होगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो मान लो x, y, z, a, b, c एक्सेट्रा, जो भी आपके पास में अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज आएगा, आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी अभी तो आपके चलो अल्फ़ाबेट्स, हायर स्टैंडर्ड्स में आपके पास में ग्रीक वर्ड्स भी आ जाएंगे, जैसे अल्फ़ा, बीटा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, वो हायर क्लास में आएंगे तो अभी उनकी टेंशन छोड़ दो। समझो इस बात को कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ को वेरिएबल बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वेरिएबल, तो थोड़ा इसको समझते हैं। देखो मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देता हूँ, 5x + 4 = y, 5x + 4 = y। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ x = 1। मैंने क्या किया, x = 1, यानी मैंने x की वैल्यू मानी 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 + 4 = y। अब देखो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 + 4 = y, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 9 आ गई। पर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँगा ना,
तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, तो 5 टू 10 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई 14। अब देखो वैल्यू चेंज होगी ना, यानी अगर अल्फ़ाबेटिकल अगर किसी एक्सप्रेशन में दो अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर एक भी है और वो किसी पे डिपेंड है, डिपेंड कैसे कर रहा है, देखो इक्वल्स टू का साइन आ रखा है ना, तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज होती है। तो इसलिए कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग वेराई करते हैं, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या बताता हूँ, देखो मैं आपको एक टर्म बोली जाती है, मैंने बोला ना किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक लिखने का तरीका, कोई मैथमेटिक्स का ऐसा लिखने का तरीका जिसमें आपके पास में कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, साथ में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, जो भी है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी हो। ऐसी जो भी चीज़ होती है ना, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई लिया, आप डिवाइड ले लो, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, आप यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, कोई कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो। मैंने आई ले लिया, तो ये जो टर्म्स होती है ना, ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है इसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, हो सकता है एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू मिले, आपको एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मिल सकती है, एक से ज़्यादा भी मिल सकती है, और साथ में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। बेसिकली आपके अभी क्लास में इतना ही है, आपके स्टैंडर्ड तक, ठीक है। तो ये सब आपको मिलता है। इस तरह के किसी भी टर्म को, किसी भी एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, टू शो। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस जो वर्ड है ना इंग्लिश का, इसका मतलब क्या होता है, टू शो। ये एक तरह का शो, यानी किसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, किसी तरीके से बताना। तो ये बताने का एक तरीका है मैथ्स का कि अलजेब्रा ऐसा दिखता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कि एल्जेब्रास क्या होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू। तो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू को मैथमेटिक्स की टर्म के अंदर एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको पढ़ते हैं। कुछ टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे पढ़ता मैं लिखता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मेनली तीन टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहला आएगा मोनोमियल। सबसे पहला क्या आएगा, मोनोमियल। मोनो जो है ना, मोनो एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, शायद ग्रीक से, हो सकता है लैटिन से भी हो। तो ये जो वर्ड है मोनो, इसका मतलब होता है सिंगल। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी खाली एक, यानी या तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल एक्सप्रेशन। कैसे बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ 11b। मैंने क्या लिखा, 11b। अब बताओ, एक ही तो टर्म है ना। अब आप कहोगे सर इसमें 11b है, b भी है, तो दो है। नहीं, एक चीज़ समझो, मोनोमियल एक्सप्रेशन उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा हुआ। कुल मिला के समझने की कोशिश करो कि इसमें कोई आगे प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई कोई साइन है, नहीं है, ये खाली इतना ही है, इसके आगे कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई साइन नहीं है। तो ये क्या है, आपका एक मोनोमियल है, जिसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है। उस एल्जेब्रा को अपन बोलते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। सेकेंड बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं शायद बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है बताते हैं। देखो जिसमें दो टर्म का मतलब जिसके अंदर एक मैथमेटिकल साइन हो, जिसमें इसमें क्या होता है, नो मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैं आपको सिंपल टर्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई कुछ भी नहीं लग रहा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या, ना प्लस है इसके अंदर, ना माइनस का साइन है, ना मल्टीप्लाई का साइन है, ना कहीं पे डिवाइड का साइन है। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, देख लो। तो ये क्या कर, अच्छा आप कहोगे सर एक फिर सीधा अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो क्या 5 मोनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है।
क्योंकि 5 एक नंबर ही तो है, इसके अलावा आगे तो कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, तो ये भी मोनोमियल है। बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, इसमें होता है वन मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होगा, कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, यानी या तो प्लस होगा एक बार आएगा, हो सकता है माइनस आए तो भी एक बार ही आएगा, मल्टीप्लाई है तो भी एक बार ही आएगा, डिवाइड है तो भी एक बार ही आएगा। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, अब देखो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आया और वो भी कौन है, माइनस है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल, ठीक है ना। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है, कोई भी आए, चारों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या ये बाइनोमियल है। इसमें टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं, टर्म कितनी है 2, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना है 1, इसमें टर्म कितनी थी 1, मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना था 0, तो ये क्या कहलाता है आपका बाइनोमियल, ये क्या कहलाएगा आपके बाइनोमियल। अब अपन एक और चीज़ है जो इसकी आती है, इसके आगे ये आ रहा है ना आपके वीडियो के अंदर, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपको 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन मिले। कैसे, देखो तो राइटिंग गंदी है, काम चला लेना, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 कैसे, मैं लिखता हूँ 4 + 7x - 13। अब देखो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग साइन मिल रहे हैं ना, 2 अलग अलग साइन मिल रहे हैं आपको, और 3 टर्म है, यानी जिसमें कितनी टर्म हो, 3 तो टर्म्स हो सकता है तीनों आपको अल्फ़ाबेटिकल मिले, यानी तीनों ये भी हो सकती है। देखो 3 अल्फ़ाबेटिकल टर्म है, 1 2 3, 3 अल्फ़ाबेट है, और साइन कितने हैं 1 2, साइन कितने 2 हैं, दोनों साइन सेम भी हो सकते हैं, दोनों साइन अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक ट्राइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स है इसलिए ट्राइनोमियल, और 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो भी ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म थे इसलिए बाइनोमियल, यानी या फिर सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसलिए बाइनोमियल, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 1 है मोनोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो उसके लिए एक लास्ट चीज़ है, उसको और समझते हैं। देखो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप कितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, कितने भी आप उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज डाल दो। कैसे, ये देखो a प्लस में 7x - 14 × 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है और 4 साइंस है इसके अंदर। हो सकता है मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूँ +8, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक और जोड़ देता हूँ +4b - 3c। ये देखो कितनी बड़ी टर्म होगी, ये क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसमें खूब सारी टर्म्स हैं और खूब सारे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हुए मिलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स क्या होता है, 2 टर्म बोला ना मैंने, अभी मैंने आपको याद हो मैंने यहाँ पे लिखा था, मान लो 4 + 7x है, मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो अब टर्म क्या हो, टर्म्स कितने तरह की होती है, टर्म्स होती है 2 तरह की, एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक। अब लाइक अनलाइक का क्या सिस्टम है सर, देखो लाइक का मतलब क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3a, ठीक है, (6a माइनस का 6 है। आप कहोगे, मैं कहता हूँ ये दोनों लाइक है, आप कहोगे सर कैसे लाइक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, दोनों में कितना डिफरेंस है। आपको लाइक टर्म कैसे देखनी है, अल्फ़ाबेट्स। अगर किसी भी 2 अल्फ़ाबेटिकल टर्म के अंदर अल्फ़ाबेट सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके लाइक टर्म कहलाएगा। 4xyz है, दूसरा 11xyz है। अब देखो ये 11 है, ये 4 है, ये दोनों अलग अलग हैं, पर यहाँ पे भी xyz है, यहाँ पे भी xyz है, तो ये क्या है, ये एक लाइक टर्म है। अब आपको मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 4xyz मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है, तो ये क्या है, ये मोनोमियल है। क्यों है मोनोमियल,
क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या? 4xyz के आगे आपको प्लस माइनस कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, खाली इतना ही है, तो क्या है ये? मोनोमियल है। वैसे 11xyz भी क्या है? मोनोमियल ही है, ठीक है। यानी लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स वो होती है जिनका अल्फाबेट्स सेम हो, जिनमें अल्फाबेटिकल टर्म क्या हो? सेम हो। और वैसे ही अनलाइक की अगर बात करें तो ये देखो 4a, 6b। अब देखो 4 और 6 भी अलग अलग है और इनके अंदर जो अल्फाबेट्स दिए मैं आपको वो भी क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी जो टर्म्स कहलाती है वो क्या कहलाती हैं? अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। समझ में आया लाइक और अनलाइक का क्या सिस्टम है? ये है, जैसे मैं लिख देता हूँ 4abc और मैं लिख दूँ 11xyz। अब देखो ये दोनों तो अलग है, छोड़ो इनको, मैं यहाँ पे 4xyz भी लिख देता हूँ। चलो अब दोनों ये तो सेम है, ये भी सेम है, पर अल्फाबेट्स अलग अलग हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। ये तो आप अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? पावर की बात करें ना, आपको शायद चैप्टर कराया भी था मैंने एक्सपोनेंस का, आपका है ये सब क्लास 7th का है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो एक्सपोनेंस थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, फिर भी थोड़ा सा बताऊँगा ही कि क्या होता है क्या है। मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 × 2 क्या होगा? 4। यहाँ पे 2 कितने हैं? 2 कितने हैं? 2। 2 कितने? 2। मैं लिखता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। अब इसमें 2 कितने? 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16। अब मैं कहता हूँ इसमें 2 कितने? 2 है, और कितने 2 हैं? 1 2 3 4, यानी 4। यानी 2 की पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो 2 × 2 × 2 4 टाइम्स लिखो, या फिर ऐसा लिख दो 2 की पावर 4। इसका मतलब भी क्या होगा? 6। इसका मतलब क्या है? ये क्या होता है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होती है आपकी पावर या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितनी टाइम्स करोगे? 4 टाइम्स करोगे। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो इंसान है ना वो बहुत आलसी है। मैं आपको बताऊँ, इंसान बहुत आलसी है, उसको लिखने का बहुत आलस है। तो उसने सोचा यार, मान लो मैं आपको कह दूँ कि यार 10 को मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से 5 टाइम, तो वो पूरे पेपर के अंदर, पूरी नोटबुक में वो हर जगह ऐसे लिखेगा 10 × 10 × 10 × 10 × 10। तो इंसानों ने सोचा यार इतना लिखेंगे, इतनी जगह वेस्ट होगी, इतना इंक वेस्ट होगी, इतना वो एफर्ट लगाना पड़ेगा लिखने में, इससे बढ़िया अपने काम करते हैं, सीधा 10 लिखेंगे और जितनी बार 10 है उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये बराबर हो गया। और इस तरीके से उन्होंने क्या निकाल लिया? ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए उसका क्या निकाल लिया? एक शॉर्ट अल्टरनेटिव निकाल लिया। उसको क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। और यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। और यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई होती है, किस में होती है? अलजेब्राज में होती है। कैसे बताते हैं? बिल्कुल बताएंगे। देखो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ ना a × a × a, अब देखो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार हो रहा है, और a तीनों ही है, तो a और कितनी बार है? 1 2 3, तो a की पावर 3। कैसे बोलते हैं इसको? a की पावर 3। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ b × b × b × b, तो मैं क्या लिखूंगा? b की पावर 1 2 3 4, b की पावर 4। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a × a × b × b × b × c, अब क्या होगा बताओ? तो देखो सबसे पहले a देखो आप, a कितने? 1 2 हैं, a की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन छोड़ दो। b कितने? 1 2 3, तो b की पावर 3, फिर c कितना है? 1, a की पावर 2 × b की पावर 3 × c। ऐसे लिख दो इसको, a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर कुछ 1। तो c की पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ सकते हो आप इसको। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। बताओ इतना लंबा लिखोगे क्या या ऐसे लिखोगे क्या? इसके बढ़िया सीधा ये लिखो ना, सिंपल। बस ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब एक चीज़ आती है एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? टर्म्स लिखी होगी, आपको उसको समझ के लिखना है। कैसे? ये लास्ट चीज़ है समझाने को, इसके बाद अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज ही करेंगे आपको। देखो हेडिंग क्या है? एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल्स।
क्या मतलब है इसका? एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल का मतलब क्या है? आपको एक लैंग्वेटिक फॉर्म में दिया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है। कैसे? देखो मैं बोल देता हूँ एडिशन के लिए। मैंने बोल दिया 5 इज एडेड टू y। मैंने बोला 5 ऐड हो रहा है y में। क्या ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। 5 ऐड किस में कर रहे हैं अपन? y में कर रहे हैं। मैं बोल देता हूँ 7 इज एडेड इन टू 11x। तो 11x के अंदर क्या ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है ना। 5 इज एडेड टू y, तो 5y में क्या ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। वैसे 11x में क्या ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है। ऐसे ही ये तो बात हुई एडिशन की, ठीक है ना। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए बोलूँगा तो मैं कैसे? अब देखो अगर मैं आपको ये लिख के दे दूँ, मैं पूछूँ आप ये लिख के बताओ, तो आप बता सकते हो ना। कैसे बताओगे? सर 5 इज एडेड टू y, 7 इज एडेड टू 11x। और मैं आपको ये लिख के दे दूँ तो आप कैसे लिखोगे? बिल्कुल लिख दोगे 11, ठीक है ना। 11 लिखोगे, 7 लिखोगे, बीच में प्लस का साइन। या फिर ऐसे लिख सकते हो 7 इज एडेड टू 11x, या फिर 7 इज एडेड टू 11x। कैसे भी आप इसको, जैसा आपको समझ में कन्वीनियंट लगे ना, आप इसको वैसे समझ लेना। मैंने आपको बता दिया कि जो आगे वाली टर्म है वो यहाँ आएगी, जो बीच में ऑपरेशन दिया है वो यहाँ आएगा, और इधर वाली टर्म यहाँ आएगी। सिंपल सा तरीका बता दिया आपको इसको लिखने का। और ये मैथमेटिक्स में भी आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे लिखना है आपको, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे लिखना है। कैसे? तो देखो समझते हैं, थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं ना, जरूरत नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी के ऊपर सारा अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैंने लिख दिया 5 इज एडेड टू, अब मैं लिख देता हूँ 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू। तो क्या हो जाएगा? 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू y। ये लो हो गया। अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं, आप ये लिख सकते हो ना कि भाई सर 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू y, या फिर 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू y, तो ऐसा लिखना है। अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा लिखना है, ऐसा दिया हो तो ऐसा लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अपन मल्टीप्लाई की बात करें ना, 5 इज मल्टीप्लाइड टू y, तो क्या करोगे आप? y इंटू 5। क्या हो जाएगा? y 5। ऐसा कभी नहीं लिखते, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आगे लिखी जाएगी और अल्फाबेटिकल वैल्यू पीछे लिखी जाएगी। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखे ना y 5, तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखोगे? 5y। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो आगे लिखते हैं और अल्फाबेटिकल वैल्यू हमेशा पीछे लिखते हैं। यानी कभी आपको ऐसा नहीं देखा हुआ मिलेगा A11, आपको हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 11A। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा आगे आती है, अल्फाबेटिकल वैल्यू हमेशा पीछे जाती है। अब डिवाइड की बात करते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड की बात कर लेते हैं। 5 इज डिवाइडेड टू y, 5 इज डिवाइडेड टू y। 5 डिवाइड हो रहा है y में, तो कैसे लिखोगे? 5 डिवाइड हो रहा है डिवाइडेड टू। अगर मैं यहाँ बाय लिख देता ना, अगर मैं 2 की जगह पे बाय लिख देता तो ये चेंज हो जाता। यहाँ डिवाइड के अंदर एक चीज समझ लेना, 2 लिखा था तो ऐसे लिख दिया, पर 2 लिखा था ना, देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं, 2 भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है। जब 2 लिखा हो तो ऐसे करना है, पर जब बाय लिखा हो ना, 5 इज डिवाइडेड बाय बाय, यानी 5 डिवाइड हो रहा है y से, तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? जब 2 लिखा हो तो ऐसे, और बाय लिखा हो तो ऐसे। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अलजेब्रा का आपका जितना भी बेसिक था, आपके अलजेब्रा जो चैप्टर है उसका जितना भी बेसिक था शुरुआत का, वो अपन ने सारा समझ लिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।